भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक है भारत में दलीय व्यवस्था, या हम कह सकते हैं भारत में राजनीतिक दल, पार्टी सिस्टम इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। और लोकतंत्र के विषय में ये कहा जाता है, दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वो प्रजातंत्र है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। और वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। व्यापक जनसंख्या और विस्तृत क्षेत्रफल के कारण विश्व के लगभग सभी देशों में प्रजातंत्र के दूसरे रूप अर्थात प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया गया है। और जब हम प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र की बात करते हैं तो प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र से अभिप्राय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। तो प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन की इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत जहां जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है, तो इन प्रतिनिधियों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था लोकमत पर आधारित होती है और राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम भारतीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी जब 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो 17वीं लोकसभा के चुनावों में जनता ने अपनी राजनीतिक परिपक्वता को सिद्ध करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक दलीय सरकार की स्थापना की है। लेकिन यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से लेकर आज तक राजनीतिक दलों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो विशेष रूप से भारत में ही देखने को मिलती है। तो भारतीय राजनीतिक दलों की जो प्रमुख विशेषता है वो है बहुदलीय व्यवस्था। देखिए, जब हम अमेरिका या ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो अमेरिका और ब्रिटेन में आज भी द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली है, अर्थात वहाँ की शासन प्रणाली में दो प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक भारत में कभी भी द्विदलीय प्रणाली नहीं रही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की यह एक प्रमुख पहचान है, उसकी बहुदलीय व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभरी थी और काफी समय तक भारत में जो एक दलीय प्रभुत्व रहा था। लेकिन 1988 के पश्चात, या हम कहें कि 1989 से लेकर 2009 ईस्वी में 15वीं लोकसभा के गठन से पहले तक किसी एक राजनीतिक दल या दलीय गठबंधन को प्रधानता की स्थिति प्राप्त नहीं रही, और इसके पीछे का प्रमुख कारण था भारत में बहुत से राजनीतिक दलों का होना। 16वीं लोकसभा चुनावों से ठीक पहले एक आंकड़ा है हमारे पास कि देश में कुल 1687 राजनीतिक दल थे, और जिसमें से 464 दलों ने चुनावों में भाग लिया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भारत की बहुदलीय व्यवस्था से अभिप्राय यह नहीं है कि भारत में यानी कि 2 से अधिक 4 या 5 राजनीतिक दल हैं,
भारत के राजनीतिक दलों की संख्या 100 से भी अधिक है। 2015 में राजनीतिक दलों की यह संख्या कुल 1866 हो गई थी और निर्वाचन आयोग ने 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अनुसार देश में 7 राष्ट्रीय दल, 59 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल और 2227 पंजीकृत मीन्स रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त दल थे और उस समय कुल राजनीतिक दलों की संख्या 2293 हो गई थी। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था या राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही होगी। अब क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हमारी राजनीति में देखने को मिलता है वो यह है कि लोकसभा चुनावों में किसी राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट बहुमत प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य है। अधिकतर यह देखने में आया है कि लोकसभा चुनावों में खंडित जनादेश प्राप्त होता है, यानी कि 1980 के बाद से हम कह सकते हैं 89 के पश्चात से कि भारत में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। यह पहला मौका है 17वीं लोकसभा चुनावों में एक लंबे अरसे के बाद जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ हो। तो जब किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में एक दलीय सरकार का नहीं बल्कि गठबंधन सरकार का गठन हो पाता है और गठबंधन सरकार ऐसी होती है जो देश हित में जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेना एक मुश्किल कार्य होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था रही है और वर्तमान संदर्भ में कहा जा सकता है कि देश की बहुदलीय व्यवस्था में एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई है, यानी कि बहुत अरसे बाद भारत में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो पाया है। दूसरी विशेषता है या विकृति कुछ भी कह सकते हैं वो यह है कि राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक, या हम कह सकते हैं इसमें हम नेहरू काल को छोड़ सकते हैं। नेहरू के पश्चात से लेकर आज तक भारतीय राजनीतिक दलों में निरंतर बिखराव और विभाजन की स्थिति रही है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में राजनीतिक अस्थायित्व रहा है। इसका कारण यही है कि जो भारत के राजनीतिक दल हैं वो किसी विशेष विचारधारा का प्रतिनिधित्व कम करते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य येन केन प्रकारेण सत्ता को प्राप्त करना है। और यदि राजनीतिक दल के अंदर प्रमुख कोई व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसे एक महत्वपूर्ण पद प्राप्त नहीं हो रहा तो वो अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक नए राजनीतिक दल का निर्माण कर लेता है। सर्वप्रथम राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1969 ईस्वी में विभाजन हुआ और राजनीतिक दल सत्ता कांग्रेस का 1978 में। 1978 के विभाजन से जिस कांग्रेस आई का जन्म हुआ था, ठीक है, कांग्रेस इंदिरा गांधी, उसका विभाजन भी 1995 तथा 1999 ईस्वी में हुआ। इसी तरह जो जनता पार्टी थी तो 1977 में जनता पार्टी 4 भागों में विभाजित हो गई थी। इसी तरह हम आगे देखते हैं 1988 में जनता दल की स्थापना हुई और कुछ ही समय में इसने एक बड़ी राजनीतिक स्थिति प्राप्त या एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थिति प्राप्त कर ली थी। आज स्थिति यह है कि एक राजनीतिक दल जन्म लेता है, कल उसकी समाप्ति या अन्य किसी दल में उसके विलय की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कि यहाँ तक भारतीय राजनीति में देखने को मिलता है कि चुनावों के समय
जो दो राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं और चुनावों के पश्चात जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो उनमें हम एक तरह से विलय कह सकते हैं, उनमें वो आपस में एक हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे राजनीतिक चित्र में हमेशा अस्पष्टता बनी रहती है और भारत में दलीय व्यवस्था की निश्चित रूप से यह एक बड़ी विकृति है। इसके अतिरिक्त जो एक अन्य विशेषता या विकृति नजर आती है वो यह है कि अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। और इसके पीछे का कारण क्या है कि बहुत लंबे समय तक राजनीतिक दलों में आंतरिक चुनाव नहीं होते। कुछ ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी राजनीतिक दल में पकड़ रहती है। यह बहुत ही खेदजनक तथ्य है कि भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव रहा है और वे अनुशासनहीनता से पीड़ित रहे हैं। और इसके पीछे कारण यही है कि अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए और मनोनयन पद्धति के आधार पर सब कुछ चल रहा है। चुनाव आयोग ने इस कमी को दूर करने के लिए निर्देश दिए कि राजनीतिक दलों में संगठनात्मक चुनाव होने चाहिए। तो सबसे पहले मई 1997 में, दूसरी बार 2000 और तीसरी बार 2003 ईस्वी में और चौथी बार 2006 और फिर 2009-10 में राजनीतिक दलों के संगठनात्मक चुनाव संपन्न हुए। लेकिन इन चुनावों की भी एक कमी रही है। इन चुनावों में देखा गया है कि प्रक्रिया चाहे वो कुछ भी अपना लें, अंतिम शक्ति उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में रही है जिनके हाथ में पहले से थी। इन राजनीतिक दलों का निर्माण किन्हीं प्रक्रियाओं, मर्यादाओं, सिद्धांतों या कानूनों के आधार पर नहीं होता और ना ही ये अपना कोई लेखा जोखा या आय व्यय का हिसाब जनता या चुनाव आयोग के समक्ष रखते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इनमें एक आंतरिक अनुशासन का अभाव रहा है। इस संदर्भ में मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी कि राजनीतिक स्वार्थ इस कदर दिखाई देता है कि जब किसी व्यक्ति को अपने मनपसंद पद या विभाग या मंत्री पद प्राप्त नहीं होता तो वही व्यक्ति जिसने उस राजनीतिक दल के टिकट के आधार पर सीट को जीता होता है, एमएलए या एमपी के रूप में वो संसद और विधानसभा में गए होते हैं, वही लोग अपने राजनीतिक दल की कमियों का खुलकर बखान करते हैं, अपने नेता की बुराइयां करते हैं और ये दुहाई देते हैं कि इस राजनीतिक दल में अनुशासनहीनता के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये भी भारतीय राजनीतिक दलों की एक पहचान बन चुकी है कि राजनीतिक दलों में आंतरिक अनुशासनहीनता पाई जाती है। इसी संदर्भ में आगे मैं बताना चाहूंगी कि जो भारत के राजनीतिक दलों में जो विपक्ष है वो संख्या बल की दृष्टि से तो शक्तिशाली नजर आते हैं, लेकिन विपक्ष में भी एकता का अभाव रहता है। विपक्ष कभी भी एक होकर काम करता नहीं है। लोकसभा में विपक्ष संख्या बल की दृष्टि से शक्तिशाली होते हुए भी एक कमजोरी से पीड़ित है और वह है विपक्ष का विभाजित होना। विपक्ष की इसी विभाजित स्थिति के कारण 1999 में विपक्ष ने वाजपेयी सरकार गिरा दी, लेकिन देश को वैकल्पिक सरकार नहीं दे पाया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जब विपक्ष में भी एकजुटता नजर नहीं आती और यह एकजुटता तभी नजर आती है जब इनका कोई राष्ट्रीय स्वार्थ होता है, यानी कि जब इन्हें लगता है कि वो सत्ता पक्ष को गिरा सकते हैं, चाहे वो राष्ट्र हित के हो या राष्ट्र का कोई नुकसान हो, इनसे राजनीतिक दलों को कोई लेना देना नहीं होता। ये सत्ता प्राप्त करने के लिए कभी भी एक हो जाते हैं और कभी भी इनमें विलय की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट बिंदु आता है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में निरंतर वृद्धि।
देखिए 1996 से लेकर 2019 तक भारत के राजनीतिक दल के प्रसंग में जो सबसे प्रमुख स्थिति बनी है वह है क्षेत्रीय दलों की शक्ति में वृद्धि। नवीन संविधान लागू किए जाने के कुछ वर्ष बाद से ही भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रमुख अस्तित्व रहा है और ये क्षेत्रीय दल हैं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अकाली दल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, केरल कांग्रेस, शिवसेना, तेलुगु देशम, समाजवादी पार्टी, बसपा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्यादि। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर पर इनकी कोई भूमिका महत्वपूर्ण नजर नहीं होती, लेकिन अपने राज्य विशेष में यह सरकार बनाने या सरकार को गिराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर जाते हैं। दलों में आंतरिक गुटबंदी है, ठीक है। सभी जो राजनीतिक दल हैं इनके अंदर भी छोटे छोटे गुट पाए जाते हैं। अभी राजस्थान में देखने को मिल रहा है, यानी कि राजस्थान में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन एक नया गुट सचिन पायलट के और उनके जो ग्रुप के सदस्य के रूप में नजर आता है, ठीक है। यानी कि इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक तो वह है जो सत्ता या संगठन के पदों पर आसीन है और दूसरा असंतुष्ट गुट है। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद चरम सीमा तक पाया जाता है और कभी कभी चुनावों में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। ये स्थिति हम कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक दलों में देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है इसकी विशेषता, राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक आप कभी भी देख सकते हो कि कभी भी जब चुनाव होते हैं किसी भी राजनीतिक दल की ऐसी कोई स्पेशल विचारधारा नहीं होती जिसके आधार पर भारतीय जनता ये डिसाइड कर सके कि उसने किस राजनीतिक दल को अपना समर्थन देना है। देखिए जैसे भाजपा है, भाजपा के ऊपर ब्लेम लगता है कि ये मंदिर की राजनीति कर रही है, तो अन्य कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल हैं उन पर यह दोषारोपण है कि आरक्षण की राजनीति का खेल खेल रहे हैं। लेकिन जब चुनावों का समय आता है तो देखा जाता है कि कांग्रेस का रुझान मंदिरों की ओर और भाजपा का रुझान आरक्षण की ओर नजर आता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक दलों की यह बहुत बड़ी खामी है कि किसी भी राजनीतिक दल की ऐसी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है जैसे हमें अमेरिका और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों में देखने को मिलती है। अभी हाल ही में अमेरिका में जब चुनाव संपन्न हुए हैं तो दोनों राजनीतिक दलों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी, यानी कि जो वहाँ का मतदाता है उसे स्पष्ट था कि विचारधारा के आधार पर उसने किस राजनीतिक दल को अपना समर्थन देना है। लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। आज स्थिति यह है कि आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं वरना मंदिर मस्जिद विवाद और जातिवाद गठजोड़ सामान्य जन की भाषा में कमंडल और मंडल राजनीतिक दलों की पहचान बन चुके हैं। एक अन्य जो विशेषता नजर आती है वो है मैं और मेरा परिवार, यानी कि वंशानुगत राजनीति। भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों में, केवल कांग्रेस में ही नहीं, अधिकांश राजनीतिक दलों में वंशानुगत राजनीति देखने को मिलती है। राजनीतिक दलों के जो छोटे बड़े नेतागण होते हैं वो अपने ही पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। राज्यों की राजनीति में भी ये देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री के पश्चात उसका पुत्र राजनीति में आगे आएगा, या कोई मंत्री विशेष है उनके जो पुत्र हैं वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे। जो एक आम कार्यकर्ता है वो राजनीति में उसके लिए जगह बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। भारत की राजनीति में एक पारिवारिक कार्य, एक पारिवारिक व्यवसाय राजनीति बनती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप
जमीन से गहरे रूप से जुड़े हुए 2 या 3 दशकों से राजनीतिक तपस्या कर रहे जो सक्रिय कार्यकर्ता है, वो गहरी हताशा और निराशा का अनुभव करते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। और लास्ट में है, राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन में आपराधिक तत्वों और गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। यानी कि भारतीय राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाता कि योग्यता को महत्व देना है, नैतिक गुणों, ईमानदारी को महत्व देना है। इसमें हर राजनीतिक दल में ऐसे व्यक्ति हमें नजर आ जाएंगे जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। भारत के राजनीतिक दलों और राजनीतिक जीवन की यह सबसे अधिक प्रमुख विकृति है और भविष्य की दृष्टि से चिंताजनक स्थिति है। यानी कि भारत के जो राजनीतिक दल हैं, उनका उद्देश्य येन केन प्रकारेण अपने प्रभाव में वृद्धि और सत्ता की प्राप्ति करना है, और सत्ता की प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये थी भारतीय राजनीतिक दल की विशेषता। धन्यवाद।